Audit documentation and audit evidence. As per SA 230, audit documentation, it refers to the क्या क्या है, procedures performed and relevant audit evidences obtained and conclusions the auditor reach. तो basically अपन क्या करेंगे, main conclusion पे आना है, उसके लिए अपन प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, उस हिसाब से अपने को कंक्लूजन देने को इजी जाएगा. नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दो चीजों का एविडेंस देगा. किस चीज का, कि अल्टीमेटली ऑडिटर क्या करेगा, कंक्लूजन देगा उस चीज के, पैसे ले रहा है. तो इट इज अ बेसिस फॉर कंक्लूजन. तुमने कंक्लूजन दिया कोई भी, कितने टाइप का कंक्लूजन होता है, 4. कौन से 4 कंक्लूजन है, माती कर दिए. कंक्लूजन क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, अनमॉडिफाइड. राम नाम ऑडिट का नाम. ओके, तो ऑडिटर बेसिस फॉर कंक्लूजन, जो भी तुम कंक्लूजन दे रहे हो, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, एडवर्स, उसका ये प्रूफ है. सामने वाला बोला एडवर्स क्यों, ले प्रूफ, मुंह लिख के मारो. और दूसरा, प्लान परफॉर्म एज पर एसएस एंड एएलआरआर. कौन चेक करेगा कि तुमने ऑडिट ढंग से किया है, पीयर रिव्यू, कि वो प्रूफ होता चाहिए तुमने डायरेक्टली बिना देखे साइन नहीं मारी है. पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, किस चीज के लिए, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम प्लान एंड परफॉर्म, उनको किस तरीके से प्लान एंड परफॉर्म करना है उसके लिए असिस्ट करेगा. डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑडिट वर्क, अपन ऑडिट वर्क का काम चेक कर सकते हैं. ऑडिट प्रोग्राम, चेकलिस्ट कितना कंप्लीट हुआ उस हिसाब से. फिर अकाउंटेबल, कैसे अकाउंटेबल, साइन रहता है, नाम लिखा रहता है. सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट, यारा रेरा, बिल्डर एग्रीमेंट्स, आगे जाके तुम पिछला एग्रीमेंट पढ़ के ये देख सकते हो. क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन, तुम क्वालिटी कंट्रोल चेक कर सकते हो कि जैसा होना था उस तरीके से हो रहा है क्या. एंड एनेबल कंडक्ट एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, अगर कोई बाहर वाला आया तो भी उसको चेकिंग को सपोर्ट हो सकता है. तो ऑडिट एविडेंसेस उतने सारे काम करेंगे. एक्सटर्नल इंस्पेक्शन बेसिकली पीयर रिव्यू मतलब एक्सटर्नल, कोई बाहर का आके तुम्हारा चेक कर रहा है. फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कितना डिटेल में रखना है, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल, पेट्रोल पंप या कंस्ट्रक्शन या पॉलिटिशियन, ये सब एग्जांपल दिया था. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिजिकल है या फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो या बिल पे चेकिंग कर रहे हो, उस हिसाब से भी तुम्हारे ऑडिट एविडेंसेस चेंज हो सकते हैं. आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गलती मिली है तो ज्यादा रखेंगे, अदरवाइज कम मिलेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, कि उसका आगे जाके काम क्या है. जैसा डेटा कॉन्फर्मेशन, जो ओके बोल रहे उसका रखे कुछ फायदा नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उनका ही रखना चाहिए. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, कुछ एक्सेप्शन मिला ऑडिट करते करते. डिस्काउंट, एम्प्लॉय डिस्काउंट का एग्जांपल दिया था मैंने तब, ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूं लविच. तो फिर वो तुमने देखना. ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, तुमने कौन सा ऑडिट किया है उस हिसाब से, कंक्लूजन्स के बेसिस पे. तो ये सब चीजें डिसाइड करेंगे कि तुमको कितना ऑडिट एविडेंसेस रखना है. एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी पेपर या इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में हो सकता है, कॉपीज हो सकते हैं, पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रहेंगे कौन से भी हालत के अंदर. ऑडिट फाइल मतलब फोल्डर या फाइल जो इलेक्ट्रॉनिकल या फिजिकल फॉर्म में है पर स्पेसिफिक काम के रिलेटेड है, उसको अपन ऑडिट फाइल ऐसा बोलेंगे. असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एज पर SQC 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, किसको एप्लीकेबल है, सीए फर्म्स को. नाम क्या है SQC 1 का, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज. तो उसके हिसाब से कि जब तुम्हारा काम होता है सितंबर में तो तुमको टाइम लगता है, बाद में करो, कितने दिन के अंदर,
60 दिन के अंदर अंदर ऑडिट फाइल बनाओ, और वो कितने साल तक रहना, 7 साल। और 7 साल के बाद क्या बोलने को बोला था, गंगा में बहा दिए। कोई भी कुछ भी रहा तो बोल देना हमारे पास नहीं है। ऑडिट फाइलिंग इज, ऑडिट फाइलिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ काम है पंच करना लगाना, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है ना इससे कुछ कंक्लूजन आएगा, सिर्फ फाइल में लगाने के काम को ऑडिट फाइलिंग ऐसा बोलते हैं। और ऑडिट फाइलिंग जो तुमने किया वो चेंजेस हो सकते क्या, यस, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन नेचर रहे तो चेंजेस आर पॉसिबल, जैसे कि एक आधा डॉक्यूमेंट रखना है, रिप्लेस करना है, चेंजेस करने, ये सब पॉसिबल है। क्रॉस रेफरेंसिंग दे सकते हो, क्रॉस रेफरेंसिंग जैसा तुम नोटबुक को टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, टेक्स्ट बुक को नोटबुक का पेज नंबर देते हो, उसको क्रॉस रेफरेंसिंग बोलते हैं। जो भी आगे जाके मैटर डिस्कस करने हैं ये हो चुके हैं, उस हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। वो बेसिकली तुमको ऑडिट जो फाइल तुमने बनाई है असेंबली, वो तुमको डिस्कार्ड या डिलीट नहीं करनी है। कितने साल तक रखनी है, 7 साल। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, जो भी प्रोफेशनली तुम्हारे जजमेंट लेने की बात आई, मटेरियलिटी कितनी बिल चेक करना, ये सब प्रोफेशनल जजमेंट में आता है। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब कौन से मैटर्स, ऐसे मैटर जो आगे जाके दिक्कत दे सकते हैं उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, अकाउंटेंट को एंट्री डिलीट करना, अलाउ करना, अभी भले ही गलती ना करे, फ्यूचर में वो फ्रॉड कर सकता है। एक आधा प्रोसीजर किया है, उसके रिजल्ट आए, उसके हिसाब से मुझे क्या हुआ कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा रिस्क है, उससे कम रिस्क है, उस हिसाब से मेरे प्रोसीजर्स चेंज हुए, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर है। या डिफिकल्टी इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स, तुम्हारा जो काम है तुम करते नहीं आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, डेटर पे कॉल लगाने की कोशिश करे, सामने वाले नंबर नहीं दे रहे, लगाने नहीं दे रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है। या फिर ऐसी चीजें जिसकी वजह से तुम्हारा रिपोर्ट चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, या फिर ईओएम में वो मैटर लिखना पड़ रहा है। व्हाट इज ईओएम, एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ। इसके अंदर क्या होता है, ऑडिट, हाँ, तो कोई दूसरी चीज है जो गलत नहीं है, फिर भी तुमको क्या लगता है इंपॉर्टेंट है, जो शेयर होल्डर को बतानी है, तो किधर लिखेंगे, ईओएम में लिखेंगे। इधर तक हुआ था। ओके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस चैप्टर 3 अपना चालू था। उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट डिटरमाइंस कि तुमको कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना है, कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना है, तो इससे यूजफुल कहां पे काम आएगा कि अपन ने कंक्लूजन किस तरीके से आया और अपन ने क्वालिटी मेंटेन किए कि नहीं, ये प्रूफ हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस। और ये आगे जाके कब काम आएगा, रिव्यू करने के लिए, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए काम आएगा। एंड कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, जो अभी काम है वो हर साल वैसे ही लगने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर में जाके चेक कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में मैंने किस तरीके से चेक किया था। डॉक्यूमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स कंक्लूजन, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, व्हेनेवर अगर तुमको लगता है कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखो। सब्जेक्टिव जजमेंट है, मतलब मेरे हिसाब से कि कोई और हो सकता है मटेरियलिटी, तुम्हारे हिसाब से कोई और मटेरियलिटी हो सकती है, सब्जेक्टिव जजमेंट है, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखो। या फिर तुमको डाउट आता है ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, तब तुमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 चीजें काम आएगी। कंप्लीशन ऑफ मेमोरेंडम, पूरी ऑडिट फाइल कंप्लीट होने के बाद तुमको एक समरी बना के रखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स लिख के रखने पड़ेंगे, और उसको तुमने किस तरीके से हैंडल किया वो एक लिखना है। समरी की वजह से क्या हो जाएगा कि आगे जाके तुम उसका रिव्यू या इंस्पेक्शन कर सकते हो कि अपने ऑडिट टीम ने बराबर काम किया है कि नहीं, या अपने सीए फर्म से पूरा काम अच्छे से हुआ है कि नहीं। एंड ये आगे जाके सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। अगर तुम ऑडिट करते समय ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक वेदर द बैलेंस शीट एंड P&L आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, तो ये चेक करते करते तुम ऐसे को डिपार्ट किए, ऐसे को छोड़ दिए, तो अलाउड है क्या, अलाउड है, बट तुम्हारे पास रीजंस होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। As per SQC1 standards on quality control which is applicable to CA firms, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, वो उसकी इच्छा से, डिस्क्रिशन से पार्ट या फुल एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को बता सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे कोई इंडिपेंडेंस को हैम्पर नहीं होगा। फिर ऑडिट एविडेंस, अल्टीमेटली अपना ऑडिटर का काम क्या है,
कि ओपिनियन देना, ओपिनियन देते समय तुम्हारे पास एविडेंसेस होना, चेकिंग होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिवली एग्जामिनेशन करो, बिना पार्शियलिटी चेकिंग करो, स्क्रूटिनी करो, और फिर जो एविडेंसेस आए उस हिसाब से तुम अपना ओपिनियन दे दो। पर ओपिनियन देने के लिए तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑडिट एविडेंस। तो तुम्हारा मेन काम क्या है कि एक्चुअल में जो है कंपनी वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, वो तुम चेक करो। अगर चेकिंग तुम्हारी निग्लिजेंट है, तुमने बिना चेकिंग करे या प्रॉपर चेक करे तुमने तुम्हारा ओपिनियन दे दिया, तो फिर तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है और तुम्हारा प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज खड्डे में जाएगा। बेसिकली तुम्हारे इज्जत के फालूदे हो जाएंगे अगर तुम ओपिनियन प्रॉपरली नहीं दिए तो। ऑडिट एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में भी हो सकता है, अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑडिट एविडेंस में कहां से भी आ सकता है। बेसिकली वो तुमने इंफॉर्मेशन यूज की है तुम्हारे ओपिनियन के लिए आने के लिए। जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जनरल लेजर, सब्सिडरी सब कुछ आएगा, या उसके रिलेटेड चीजें जैसा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वर्कशीट, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, ये सब भी ऑडिट एविडेंस का पार्ट है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के रिलेटेड। अदर इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस बन सकता है जो तुम्हारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करता है, जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डेटा से रिटर्न कंफर्मेशन या उनको कॉल करना, ये सब ऑडिट एविडेंसेस का पार्ट है। ऑडिट एविडेंस कैन बी अकाउंटिंग रिकॉर्ड या अदर इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड स्टेट अवे जनरल लेजर या उसको बनाने के लिए हेल्प करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते, जैसे कि अपन ने बोला था वर्कशीट, स्प्रेडशीट, ये सब भी ऑडिट एविडेंसेस है। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, कितना ऑडिट एविडेंस होना चाहिए और किस क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑडिट एविडेंसेस कहां से मिलेंगे, तुम ऑडिट प्रोसीजर करो, प्रोसीजर करके ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलेंगे, पिछले साल के ऑडिट से मिलेंगे, या मैनेजमेंट एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब ग्रेचुइटी के लिए एक्चुअरीज को मैनेजमेंट ने रखा था, तो वैसा मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब एक आधे पर्टिकुलर रीजन के लिए जहां पे मैनेजमेंट खुद एक्सपर्ट नहीं है, किसी और को हायर कर सकती है, और तुम उसके डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हो, तो दैट बिकम्स योर ऑडिट एविडेंस। एक तो ऑडिट एविडेंसेस मैनेजमेंट में जो किया उसको सपोर्ट करेंगे, कोराबोरेट करेंगे, या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब मैनेजमेंट जो बोल रही है उससे कुछ अपोजिट होना, अपोजिट हुआ तो भी ऑडिट एविडेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट एविडेंस। एक आधी चीज नहीं रहना या नहीं मिलना, ये भी एक ऑडिट एविडेंसेस है। एक आधा एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे दिया मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू प्रोवाइड, एक आधा नहीं दे रहे, इसका एग्जाम्पल क्या जाता, तो मम्मी ने तुमको फोन मांगा तो मम्मी को फोन नहीं दिए, पापा आके धोए पहले और फिर तुमको पूछे तुम मम्मी को फोन क्यों नहीं दिया, तो तुमने नहीं देना, ये भी एक ऑडिट एविडेंस है क्या? यस, दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिटर्स वर्क क्या है? ऑडिट एविडेंस लाना, उसको इवेल्युएट करना, अल्टीमेटली ओपिनियन देना, ये ऑडिटर का काम है। तो जो मैं प्रोसीजर बोल रहा हूं कि ऑडिट प्रोसीजर्स, एक तो इंक्वायरी, पूछताछ, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इतने तरीके हैं जिसके थ्रू तुम ऑडिट एविडेंसेस जमा कर सकते हो। इससे तुमको एक तो समझेगा कि गलती हुई नहीं है, बड़ी गलती, और इंटरनल कंट्रोल सब एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं, ये तुम देख सकते हो। अगर तुमको ऑडिट की रिस्क कम करनी है तो हो सके उतने ज्यादा एविडेंसेस जमा करो। अगर तुमको रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, हमेशा रीजनेबली एश्योरेंस दे सकता है, तो तुमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ते हैं एंड ऑडिट रिस्क को कम से कम लेवल पे लेके आ सकते हैं। ऑडिट रिस्क क्या होती है? ऑडिट रिस्क मतलब तुमने ओपिनियन गलत देना। जब बैलेंस शीट गलत है तो उसको सही बोलना, या बैलेंस शीट सही है उसको तुम गलत बोल देना, ये गलत ओपिनियन जाने का रिस्क है। तो ये रिस्क को कम करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस जमा करो, और जितने ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस लेंगे उतना रीजनेबल एश्योरेंस तुम दे पाएंगे। सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस किस तरीके से अफेक्ट होता है? अगर रिस्क ज्यादा है एविडेंस ज्यादा लगेंगे, रिस्क कम है तो एविडेंसेस भी कम लगेंगे। अगर ज्यादा क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस है तो तुम कम क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंसेस लिए तो भी चल जाएगा, बट एग्जैक्ट उल्टा एरो मैंने नहीं दिया है। क्वालिटी अगर कम है तो क्वांटिटी ज्यादा लिया तो जमता क्या? देखो, क्वालिटी ज्यादा है क्वांटिटी कम चलेगा, बट क्वालिटी कम है और उसको क्वांटिटी ज्यादा लेके चलेगा क्या? नहीं, यहां पे लिखा है मे नॉट कॉम्पेंसेट द क्वालिटी। क्वांटिटी क्वालिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती।
बट क्वालिटी क्वांटिटी को रिप्लेस कर सकता है। अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज मटेरियलिटी, मटेरियलिटी, ट्रांजैक्शन लेवल, ये सब चीजों पे, असर्शन लेवल पे अगर तुमको वहां पे जाके चेक करना है तो ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा है। मटेरियलिटी अगर तुम कम मतलब ज्यादा लेवल की मटेरियलिटी रखनी है, मतलब कम से कम अमाउंट तक जाके चेक करना पड़ेगा, तो ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तीन टाइप के रिस्क मैंने कल बताए थे ऑडिटर को, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑडिट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क मतलब हर बिजनेस में एक रिस्क होती ही है कि जो गलत जा सकता है। ससेप्टेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। तो इसको कम करने के लिए तुमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए। इंटरनल कंट्रोल का काम, तीन काम है। कौन से तीन काम है? प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। होने नहीं देना, हुआ तो डिटेक्ट होना, और डिटेक्ट होने के बाद उसको करेक्ट करना। एग्जाम्पल दिया था कोरोना वायरस में, तो इंटरनल कंट्रोल का काम क्या था? लॉकडाउन लगाना। लॉकडाउन इज फॉर प्रिवेंशन, आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर डिटेक्शन, एंड कंटेनमेंट जोन्स आर फॉर करेक्शन। वहां पे हॉस्पिटल में ले जाके तुमको ठीक कर रहे थे, दैट वाज करेक्शन। तो इंटरनल कंट्रोल का काम है। इंटरनल कंट्रोल अच्छा काम करेंगे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी। तो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क मिला के ऑडिट रिस्क बनाते हैं। तो ऑडिट रिस्क को अगर तुमको कम करना है तो बेसिकली ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा, ये दोनों रिस्क ज्यादा है, इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है और ऐसी काम नहीं कर रहे, मतलब कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। दोनों रिस्क अगर ज्यादा है तो एविडेंसेस ज्यादा लगेंगे, दोनों मिला के रिस्क कम है तो ऑडिट एविडेंसेस भी कम लगेंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो ऑडिट एविडेंसेस भी कम लगेंगे, हेट्रोजीनियस है तो ऑडिट एविडेंसेस भी ज्यादा लगेंगे। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये नहीं था ना, ओके। Appropriateness of audit evidence. Measure the quality of audit evidence. अगर तुमको एखादा एविडेंस बराबर है कि नहीं तो उसका रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी चेक करना पड़ेगा। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी या क्वालिटी किससे डिपेंड होती है? सोर्स, नेचर एंड किस सिचुएशन में वो ऑब्टेन किया गया। सोर्स के अपन ने 4 एग्जांपल देखे, इंटरनल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल। इंटरनल इंटरनल मतलब एनटीटी के अंदर जनरेट हुआ और अंदर के अंदर ही यूटिलाइज हुआ, तो उसको अपन बोलेंगे इंटरनल इंटरनल। एंड लास्ट एक्सटर्नल एक्सटर्नल। एग्जांपल गेट द कॉन्फर्मेशन, तो कौन सा बेस्ट क्वालिटी का होता है? लो क्वालिटी। नेचर, नेचर में क्या आता है? ऑडियो, विजुअल, रिटर्न, कॉपीज, फिजिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये सब चीजें क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। एज पर एसएस 330 अपने को अल्टीमेटली ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने के लिए रिस्क कम से कम रखना है। रिस्क कम से कम रखने के लिए प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। इफ यू हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड, एंड इफ ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस्ड यू विल गिव अ प्रॉपर कंक्लूजन। ऐसे 200 कंटेन्स द डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इन केस ऑफ। तो अगर वो बोल रहे हैं कि तुमको ऐसे 200 के हिसाब से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कब कंप्लीट करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, तो ये सब चीजें अपन डिसाइड कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस से। सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय, किस तरीके से ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे? तुम प्रोसीजर परफॉर्म करो, ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। और प्रोसीजर्स में क्या क्या देखे अपन ने? ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें हैं जिससे तुमको ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। ऑडिट एविडेंस मिलने के बाद तुम्हारा काम क्या है? टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच होते हैं या नहीं है, या उस हिसाब से है या नहीं है, ये तुम चेक कर सकते हो। ऑडिट एविडेंस बेस्ट कब माना जाएगा? जब वो डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट नेचर के मिलेंगे, बट इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली मिलना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि बेस्ट ऑडिट एविडेंसेस है। डिफरेंट सोर्स, इंटरनल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ऐसे अलग अलग तरीके से मिलना, अलग अलग नेचर के मिलना, तब वो बेस्ट माना जाएगा। मोर एश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी गेट कोरैबोरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ज्यादा से ज्यादा एश्योरेंस कब मिलेगा? जब वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल रहेगा तब, रादर देन इंटरनल इंटरनल। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो ऑडिट एविडेंस लाने के लिए सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करो। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कोई भी ये प्रोसीजर्स जो अपने ऑडिट एविडेंसेस के,
रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल, ये प्लस इंक्वायरी, इसमें से कोई भी एक तरीका अपनाओ, रिस्क असेसमेंट करो। रिस्क असेसमेंट करके तुमको एनटीटी, उसका एनवायरनमेंट, उसका इंटरनल कंट्रोल समझेंगे एंड इससे तुमको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो सकती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ पे हो सकती है, ये समझ में आ जाएगा। एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एक बार समझ में आया रिस्क कहाँ पे है, फिर वो होने के बाद दो चीजें करनी है। कौन सी दो चीजें? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल बराबर चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब डिटेल में चेकिंग करना, बिल टू बिल चेकिंग करना। अभी अपन ऑडिट प्रोसीजर देख रहे थे कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर है। इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग, एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स, किस पर्पस के लिए? डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कि कितना अपन भरोसा रख सकते हैं। इससे क्या क्या हासिल होगा इंस्पेक्शन से? ऑथराइजेशन समझ में आएगा कि बराबर पर्सन ने ऑथराइज किया कि नहीं। गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था, सैंक्शंस वगैरह एसेट सच में है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी जो बोल रहे उस तरीके से सच में अप्लाइड है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन मतलब कंटिन्यूअसली घूरना, घूर के ताड़ना, ठीक है, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन सामने वाला इन्वेंट्री काउंट करते रहेगा फिजिकल एग्जिस्टेंस के टाइम पे, तुमको सिर्फ उसको देखना है कि वो बराबर काम कर रहा है या नहीं। एग्जांपल दो, इन्वेंट्री काउंट। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, बाहर से तुमको समझना कि एंटिटी ने जो रिकॉर्डिंग की है वो सही है कि नहीं। एग्जांपल डेटा कॉन्फर्मेशंस। डेटा कॉन्फर्मेशन मतलब डेटा अपना बैलेंस बताएगा तुमको, तो ये सब चीजों के लिए काम आएगा। डेटा, क्रेडिटर, स्टॉक। स्टॉक के केस में क्या बोला था? स्टॉक तो तुम्हारे पास ही चाहिए, थर्ड पार्टी से क्यों कंफर्म कर? इन ट्रांजिट वाला है तो। रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए फिर से कैलकुलेट करके देखो। किसको करके वापस से कैलकुलेट? ग्रेचुइटी, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सब वापस से कैलकुलेट करके सही है कि नहीं देखेंगे। रीपरफॉर्मेंस, जो चीज हो गई उसको वापस से करके देखो। बैंक रिकंसिलिएशन, और एक एग्जांपल दिया था मैंने, पहले का क्या? निगेटिव कैश बैलेंस नहीं जाना चाहिए, एंट्री सच में मार के देखो, ये रीपरफॉर्मेंस है तो उससे समझ में आ जाएगा। बॉयज लिखे नहीं ना? लिखे, चलो अच्छा, हाँ लिखे तो उसको पढ़े भी। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब रेशियो एनालिसिस, बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, और उसमें फ्लक्चुएशन चेक करो। एग्जांपल के तौर पे क्या क्या दिया था बॉयज, लिखिए ना, बोलो एग्जांपल क्या दिया था, लिखिए ना, बोलो अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। तो क्या? हाँ, जीएसटी से सेल्स, टैक्स से इनकम, और एक पीडीएस से भी बोला था। हाँ, तो ये सब एनालिसिस कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब हाँ पूछताछ करो, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन देगा तुमको? हाँ, वॉचमैन वगैरह, इनको सब पंचायता करने की ज्यादा रहती, तो वो सबसे ज्यादा तुमको इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड, वैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैनेजमेंट का ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, इसका एग्जांपल ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, आईडी कार्ड। हाँ, हमने स्टाफ को बोला बच्चों को आने के लिए, तो हम खुद कर सकते क्या ये? इसको मैनेजमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। फिर जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैच नहीं हो रही, डिफरेंट है, या फिर तुमको बेसिस मिला जिसकी वजह से तुम एडिशनल प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ना, तो ओपिनियन चेंज करेंगे। ये सब तुमको कहां से मिलेगा? इंक्वायरी, पूछताछ करके। एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, गलत है तुमको ऐसे समझेगा, या मैनेजमेंट ने कुछ कंट्रोल तोड़े ऐसे समझ में आएगा। एक आधी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे पास थी नहीं, वो सब मिलना शुरू हो जाएगा। इधर तक अपन ने देखा था। इंक्वायरीज अबाउट मैनेजमेंट इंटर्न, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, इसके रिलेटेड तुम्हारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही रहेगी। तो अगर मैनेजमेंट का इंटेंट जानना है तो उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करो। उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं तो फिर उसका क्या रीजन था, ये पूछो, तो उसकी वजह से तुमको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इंक्वायरी का पार्ट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये दो पार्ट होते हैं चेकिंग के। एक बार ऑडिट प्रोसीजर्स हो गए तुम्हारे,
ऑडिट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रिकैलिब्रेशन, परफॉर्मेंस एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये एक बार के हो गए तो फिर तुमको एंटिटी का एनवायरनमेंट समझ में आएगा, रिस्क एनालिसिस हो जाएगा, तुमको एक समझ में आएगा कि कहाँ रिस्क है, कहाँ रिस्क है एक बार समझा, कहाँ रिस्क है ये एक बार समझ गया, तो उसके दो पार्ट्स में डिवाइजन होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब इंटरनल कंट्रोल चेकिंग करना, इंटरनल कंट्रोल चेक करना मतलब वो इफेक्टिवली है कि नहीं, और उसके तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये काम है कि नहीं चेक करो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगर बहुत इफेक्टिव है, इंटरनल कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है, तो फिर हाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर या डिटेल चेकिंग कम करना पड़ेगा। अगर इंटरनल कंट्रोल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बहुत वीक है तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करना पड़ेगा, डिटेल चेकिंग ज्यादा करना पड़ेगा। देखो तुम्हारे बोलते समय, रिवीजन के समय जब तुम बोलते ना ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो वर्ड्स दूसरे वर्ड्स के साथ रिप्लेस मत करो। डिटेल चेकिंग की जगह तुम्हारे वर्ड्स आना चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, ये भी होना चाहिए। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन, तो जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो, जब भी लिख रहे हो, तो यही वर्ड्स तुम्हारे मन में आना। अगर तुम इसको किसी दूसरे वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देंगे तो फिर वो ऑडिट लैंग्वेज नहीं रहेगी, इश्यूज आना, मतलब तुमको ऐसा हो जाएगा कंसेप्ट तो सब आता, इसे लिखने जा रहे तो प्रॉब्लम आ रहा, तो यही प्रॉब्लम है। पढ़ते समय, रिवाइजन करते समय, मन को मन में बोलते समय भी वही वर्ड्स रखो, तो बहुत अच्छे से तुमको आगे जाके काम आएगा। तो ऑडिटर का असेसमेंट क्या रहेगा कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट अपन निकाल सकते हैं। अगर तुमको कभी ऐसा फील आया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कितना भी डिटेल में चेक करो फिर भी भरोसा नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं है, तुमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना ही पड़ेगा। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इफेक्टिव है, तो तुम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकते हो। ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते क्या, ये दोनों भी बहुत हाई लेवल पे, फिर कितना भी कुछ भी रहने दो, यू कैन नॉट गिव ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस, तुम सिर्फ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकते हो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, किस तरीके से करना, तो तुमने देखो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हाउ, होम एंड व्हेन किसने लगाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, सब चीजें के ये देखो, डिफरेंट मेथड से ऑडिट एविडेंसेस जमा करने की कोशिश करो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का इफेक्टिवनेस देखने के लिए। और ये सब डिपेंड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि तुम्हारा ऑडिट कितना लेंदी होगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो कम टाइम में हो जाएगा, अदरवाइज ज्यादा टाइम पीरियड में हो जाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल दो टाइप के हो सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम, थ्रू आउट, जैसे स्टॉक चेकिंग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग थ्रू आउट द पीरियड होगा। यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट ईयर्स के ऑडिट के एविडेंसेस अभी ले सकते क्या, यस, प्रोवाइडेड कि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। पहले मैनुअल था, अभी ऑटोमाइजेशन हो गया, तो प्रीवियस ईयर के ऑडिट ले सकते क्या अपन, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो ले सकते क्या, नहीं। इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, अगर तुमने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने के बाद भी मेटल स्टेटमेंट मिल गया, इसका मतलब कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे। अगर ऐसे काम करते रहते तो मेटल स्टेटमेंट मिली ही नहीं, मतलब मिलना ही नहीं चाहिए था। तो बेसिकली मेटल स्टेटमेंट मिलता है मतलब इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहे। डेविएशंस इन कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड, ऐसा क्यों हुआ, जैसा मैंने बोला कि कुछ बच्चों को मैंने एकड़ का एक्सेप्शन किया, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है क्योंकि उनको भी मैंने क्यों एक्सेप्शन किया। फिर उस चीजों की चीजें देखो कि एडिशनल प्रोसीजर चेक करने है क्या, पोटेंशियल रिस्क है क्या, इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से काम करेंगे क्या, ये सब चीजें आएंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, डिटेल में चेकिंग, तो इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर भी करना है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करना है। टेस्ट ऑफ डिटेल में तो वाउचिंग वेरिफिकेशन, पर मैंने बोला था वाउचिंग वेरिफिकेशन का डिफरेंस। हाँ, पीएनएल के आइटम का जनरली क्या होता है, वाउचिंग होता है, बैलेंस शीट आइटम का वेरिफिकेशन होता है। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तुम अनअवॉइडेबल है, एक बार का टेस्ट ऑफ कंट्रोल अवॉइड कर सकते हो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। इर्रेस्पेक्टिव एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ईच मटेरियल कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तुमको सब ये चेक करना ही पड़ेगा। डिटेल में चेकिंग तो करना ही पड़ेगा, कम ज्यादा वो अलग इशू है, पर नहीं कर सकते ऐसा ऑप्शन है क्या। एक आधा केस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, मैंने बोला चेक क्यों करना है, इतना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, नहीं, चेक तो करना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर तुमने क्या क्या सर, मतलब डिटेल में चेकिंग करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखना। डूइंग एन ऑडिट तुमको कितना रिस्क लगता है, ज्यादा रिस्क है ज्यादा चेक करो, कम रिस्क है कम चेक करो। ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक बार का जम जाता है
ओनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं चलेगा। एज पर इसे 520 किसके बारे में बोला था? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल रिव्यू, एनालिसिस, इसके बारे में बात करेगा। तो वो बोल रहे कि एनालिसिस सिर्फ बड़े लेवल के ही ऊपर काम आते, छोटे बिजनेसेस को काम नहीं आते। इडली, डोसा, वड़ा, ये सब अपने एग्जाम्पल लिए थे कल। तो छोटे बिजनेस को काम नहीं आते हैं, वो बड़े बिजनेस के लिए काम आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल से तुमको 3 चीजें समझ में आएंगी, एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस एंड कंप्लीटनेस। एग्जांपल दिया था मैंने होमवर्क चेकिंग। मैं होमवर्क क्यों चेक करता हूँ? कंप्लीट है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, और ये सब चीजें चेक, जब तक मैं चेक नहीं करूंगा तब तक ये सब चीजें समझूंगी ही नहीं। भले मैं बोलूँ कि एवरी सैटरडे मेरे को चेक करना है, उससे तुम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जब मैं चेक करूंगा तभी तुम करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी नीड टू इंक्रीज। हाँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कब चेंज करेंगे, ज्यादा डिटेल में कब चेक करेंगे? जब तुम्हारे कंट्रोल्स वीक है, कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी है, तब तुम डिटेल में चेकिंग करेंगे। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन मतलब एग्जांपल, डेटर्स को कॉल करना, क्रेडिटर को, बैंक्स को, थर्ड पार्टी के साथ के स्टॉक्स को, ये सब देखे थे। तो ये सब चीजों के केस में एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेंगे। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का मैंने ऐसे बोला था, SF5OT। हाँ, कभी कभी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भी लेस रिलेवेंट रहेंगे। किस बारे में? हर चीज के बारे में एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन नहीं ले सकते। एग्जांपल, बैड डेट्स। अरे बैड डेट्स का मैं एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन ले सकता हूँ क्या? सामने वाली पार्टी को पूछ सकते क्या कि भाई कितने पैसे नहीं देने वाला है? नहीं पूछ सकते। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन से हर एक चीज चेक होगी ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन करने को वो चीज छोड़ के बाकी चीजें भी समझ में आ गए। एग्जांपल, बैंक्स के पास गए, म्यूचुअल फंड समझ में आ गए, तो ऐसा पॉसिबल है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डिपेंड ऑन किस चीज के ऊपर? पार्टी को समझ में तो आना, अक्कल तो रहना कि क्या देने का है उसके। वो रिस्पॉन्ड भी कर नहीं सकता है कभी कभी। कभी कभी उनके आंसर अपने आंसर से मैच नहीं होंगे क्योंकि फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन था। रिलेटेड पार्टी से अगर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेंगे तो फायदेमंद है क्या? मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में स्वप्नी सर का बैलेंस पेंडिंग है, तुम स्वप्नी सर को पूछ रहे सर और सर का कितना पेंडिंग है। इनको बोलने के पहले स्वप्नी सर मुझे पूछेंगे, सर आपका ऑडिटर मुझे फोन कर रहा है, क्या बोलना है? तो बोल दूंगा ऐसा बोलो। तो उसमें फायदा है क्या? नहीं है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग। क्लोजिंग प्रोसेस को मैंने एक वर्ड दिया था, कट ऑफ प्रोसीजर्स भी ऐसा भी लेंगे। रिकंसिलिएशंस बैंक के, स्टॉक के, ये सब 31 मार्च को ही होंगे। बहुत सारे एंट्रीज जो 31 मार्च को ही होती है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, तो ये सब चीजें तुमको चेक करनी है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कभी रिस्क तुमको समझ में आ गई है तो तुम सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा के कर सकते हो। तो तुम ये चेक करो कि क्यों रिस्क आ गई है, सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों? क्योंकि अंडर प्रेशर आ गई मैनेजमेंट। क्यों? मर्जर एंड एक्विजिशन के टाइम बोला था उनको प्रॉफिट बढ़ा के देखना है, लोन लेना है, तो तुम सेल्स, फेक सेल्स बता सकते हो। अगर तुमको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर है, मैनेजमेंट की इंटेंशन है, रिस्क ज्यादा है, तो डिटेल में चेकिंग करो। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेके लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह ये सब चीजें तुम चेक करवा के देख सकते हो। इतना हुआ था अपना कल। ओके, चलिए। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं। ओरल इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट्री और बिल्स एंड इनवॉइसेस, विजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिपेंडिंग अपॉन सोर्सेस, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनते हैं, एक्सटर्नल जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। इसके अंदर भी दो है, इंटरनल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल। उसमें से सबसे बेस्ट रिलायबल इज एक्सटर्नल एक्सटर्नल और सबसे कम इज इंटरनल इंटरनल। तो एडिटर ने इंटरनल एविडेंस के ऊपर रिलायंस होने के पहले, रिलाय करने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन होना पॉसिबल है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं देखना चाहिए। एक्सटर्नल एविडेंस कंपेयर टू द इंटरनल एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं। रिलेटेड पार्टी से जब भी तुम एक्सटर्नल एविडेंसेस लेंगे, जैसे लेटर कॉन्फर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसके ऊपर रिलायंस करना चाहिए कि नहीं। ये भी ध्यान में रखो कि एक्सटर्नल एविडेंसेस ये जो भी है आपने बेसिकली इंटरनल एविडेंस जो भी जनरेट हो रहे हो कोरैबोरेट करेंगे। एक्सटर्नल एक बार का कॉन्फिडेंस भी बोल सकते कि अपना एविडेंस बन रहा है। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलेवेंस इज अ लॉजिकल कनेक्शन
पर्पज ऑफ ऑडिट, जो तुम्हारा मेन पर्पज है उस हिसाब से वो एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो देखो। और उसका कोई स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि क्या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है या क्या रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पे दो सिचुएशंस दी गई, अगर क्रेडिटर अंडर स्टेटेड है, मतलब रियल में 80 लाख है और बुक्स अकाउंट में 60 लाख बताए गए, तो उसका एक ही तरीका है, चेक करो परचेसेस की बिल्स, समझ में आ जाएगा। बट उल्टा केस है कि है एक्चुअल में 1 करोड़ बताए गए बुक्स ऑफ अकाउंट में 80 लाख, फिर उसको चेक करने का अलग तरीका है, बिल्स चेक नहीं करना, पेमेंट चेक करो, क्योंकि अगर सच में 1 करोड़ का सच में परचेस है तो पेमेंट भी 1 करोड़ का हुआ ही रहेगा। क्रेडिटर से स्टेटमेंट मंगा सकते हैं, पेमेंट एंड बिल्स को चेकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है ऑडिट एविडेंसेस का, रेलेवेंस तुम लॉजिकल कनेक्शंस लगा के ढूंढ सकते हो। डिफरेंट असर्शन के लिए डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करने के लिए सिर्फ क्वांटिटी एस्पेक्ट चेक करने के लिए तुमको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और रेट एस्पेक्ट चेक करने के लिए तुमको कंफर्मेशंस लेने पड़ेंगे सामने वाले से कि यही रेट है, तभी तो तुम्हारा स्टॉक का वैल्यूएशन होगा। तो डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर फॉर डिफरेंट असर्शंस। तो अभी से एस्पेक्ट वर्ड को तुम किससे रिप्लेस कर देंगे, असर्शन को। फिर उसके बाद डिजाइनिंग अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये देखो कि ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन रेलेवेंट ऑडिट इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग द कंडीशंस, मतलब कौन से कंडीशन में वो इंटरनल कंट्रोल काम करता है और ये कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं वो भी चेक करना तुम्हारा काम है। जैसे जीसीए का कंट्रोल, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आई कार्ड पे है तो आई कार्ड चेक करना ये इंटरनल कंट्रोल है, तो आई कार्ड चेक करना इंटरनल कंट्रोल कब प्रेजेंट रहेगा, जब वो स्टाफ प्रेजेंट है। स्टाफ ही एब्सेंट है तो इंटरनल कंट्रोल काम करेगा क्या, नहीं। तो इंटरनल कंट्रोल कब काम करता है, उसके लिए कौन से कंडीशन प्रेजेंट और एब्सेंट होने चाहिए, वे कंडीशंस को भी तुमको ध्यान देना है, तभी तो इंटरनल कंट्रोल काम करेगा। फिर डिजाइनिंग द सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द कंडीशन रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द टेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ मिसस्टेटमेंट। सेम जैसे इंटरनल कंट्रोल के बारे में सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी कंडीशंस लगाओ और उस हिसाब से मिसस्टेटमेंट्स चेक करो। कोई भी चीज एक पर्टिकुलरली अच्छा होगी वो कंडीशंस रहेंगे, तो कंडीशन से अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब क्वालिटी कि उत्तर में जो मुझे ऑडिट एविडेंसेस मिला है वो उसके भरोसेमंद है या नहीं है। तो भरोसेमंद इज रिलायबिलिटी, तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो भरोसा 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड है, सोर्स, नेचर, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड एंड कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये सब चीजें, सोर्स इंटरनल है, एक्सटर्नल है, नेचर ऑडियो है, विजुअल है, डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री रहा तो ज्यादा रिलायबल है, एक्सटर्नल रहा तो ज्यादा रिलायबल है, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड, इसका एग्जांपल क्या दिया था। हाँ, तो बेसिकली जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम में, वही बोला लॉकडाउन के अंदर, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे 2000 के नोट के अंदर चिप है, वो इंफॉर्मेशन रिलीज हो गई। तो सर्कमस्टेंसेस कभी कभी ऐसे होते हैं कि फिर अपने को रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। कंट्रोल और प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिस तरीके से ऑडिट एविडेंसेस बन रहे हैं वो बनते समय के क्या कंट्रोल सर। रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए 5 कंडीशन है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मैंने तुमको बोला था कि क्या क्या चीजें रखनी चाहिए रिलायबल। इंटरनली जनरेटेड एविडेंस ज्यादा रिलायबल है जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला वाला ऑडिटर को ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि वो एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में मिला तो ज्यादा रिलायबल है दैन द फोटोकॉपीज और फेस माइज, ये मतलब फैक्स से जो आता है। अगर डायरेक्टली ऑडिटर को मिला है तो ज्यादा भरोसेमंद है, कोई बीच में नहीं रहना चाहिए, अगर कोई बीच में रहता है उसको ऑडिट एविडेंस टाइम पर होने के ज्यादा चांसेस है। अगर डॉक्यूमेंट्री है देन ओरली तो ज्यादा भरोसेमंद रहेंगे। तो ये 5 कंडीशन में ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल रहेंगे। और ये जनरलाइजेशन है, एक्सेप्शन हर एक चीज को पॉसिबल है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, एक छोटा सा चेंज करना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ये ऐसे 580 है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस ये ऐसे 505 है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, जब मैनेजमेंट या ओनर लिख के देता है कि एक आधी चीज सही है या गलत है, तो ये किस में आएगा, ऐसे 580। और एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन डेटा को कॉल लगाना, ये किस में आएगा, ऐसे
505 रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। एखादा मैटर कंफर्म करने के लिए जब मैनेजमेंट एखादा लिख के देगा चीज आई शपथ ये सही है, तो ये हो गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये चीज बहुत ध्यान में रखने लायक है कि बैलेंस शीट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड उसके सपोर्टिंग चीजें ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आते। सेम चीज और एक जगह नहीं आती है, वो था ऑडिट फाइलिंग या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे भी नहीं आता। फिर एक जगह आता है, वो है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है, पर ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज एन ऑडिट, हाँ, तो ये सिमिलर टू ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस है क्या? आंसर इज यस। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या? आंसर इज नो। हाँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर तुमको ऑडिटर को लगता है कि नेसेसरी है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, तब उन्होंने लेना चाहिए। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से ऑडिट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे ही वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के लेना चाहिए। एग्जांपल दिया था, प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन के बारे में लो, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साइन नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि बेसिकली मैनेजमेंट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल की कि नहीं। जैसा इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना मैनेजमेंट का काम है, बैलेंस शीट बनाना मैनेजमेंट का काम है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना मैनेजमेंट का काम है, तो ये काम उन्होंने किया है कि नहीं, इससे कॉन्फर्मेशन लेना है। दिस इज अ सपोर्ट टू द अदर ऑडिट एविडेंस, दिस इज नॉट इटसेल्फ एन ऑडिट एविडेंस। इसकी वजह से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को अपन कोराबोरेटिंग ऑडिट एविडेंसेस ऐसा बोलेंगे। ये भी ध्यान में रखो कि अगर मैनेजमेंट फटाक से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो कुछ तो दाल में काला है, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना तुम्हारा काम है। रिप्रेजेंटेशन किससे लेना चाहिए? जिसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसको नॉलेज है, उससे लेना चाहिए। बहुत बार जनरली लगता है कि सबको मैनेजमेंट से लेना, नहीं, जो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे लो। सीईओ, सीएफओ, अदर इक्विवेलेंट पर्सन, नॉट पीसीडब्ल्यूजी। ओनर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ना थोड़ा गलत हो जाएगा। जैसे कि कल एग्जांपल दिया था, नोट्स के लिए वो मामा से सिग्नेचर लेना चाहिए, ना कि मेरे से लेना चाहिए। ठीक है, तो जो जिस पर्सन का काम है उससे लेना। जैसा ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है, एक्चुअली से ले लो। अगर कुछ एनवायरमेंटल लाइबिलिटी मेजरमेंट या कुछ इंजीनियरिंग काम है तो वो स्टाफ इंजीनियर से ले लो। अगर लीगल का मैटर है तो लीगल काउंसिल जो रहेगा या लॉयर रहेगा इन हाउस, उससे ले लो। तो जो जिस बात का एक्सपर्ट है उससे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं कि सीईओ, सीएफओ, कंपनी रहा तो ये पोस्ट है। पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर में पोस्ट नहीं रहते हैं। वो तुम्हारा देखो कि तुम्हारे कौन से ऑर्गेनाइजेशन का तुम ऑडिट कर रहे हो, उस हिसाब से चेंजेस करा सकते हो। अगर मैनेजमेंट क्वालिफाई करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि मेरे हिसाब से सही है, तो ये ऑडिटर का कॉल है कि वो चीज एक्सेप्ट करना या नहीं करना। जनरली मैनेजमेंट क्वालिफाई नहीं कर सकती है। मैनेजमेंट से क्यों लिखा के लेना है? ऐसा ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट को कुछ कंफ्यूजन है, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर लिखा के लो। मैनेजमेंट चेंज हो गया तो लिखा के लो, या फिर तुम्हारा एंगेजमेंट सालों साल से वही चल रहा है तो तुमको लग रहा है कि 1-2 साल पुराना हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से तुम उसे चेंज करवा के ले सकते हो। और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। जैसे लॉकडाउन का एग्जांपल दिया था, लॉकडाउन के पहले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे ध्यान दे रहे कि नहीं, ड्यूरिंग द लॉकडाउन इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे ध्यान दे रहे कि नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, इतना अपन ने कल देखा था। ऑडिट एविडेंस से स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, ये ऐसे 501 है। इसके अंदर 3 आइटम्स का कैसे ऑडिट करना वो समझ में आएगा। इन्वेंट्री, लिटिगेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट। इन्वेंट्री का तुमको बेसिकली एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक करना है। अगर वो मटेरियल है तो उसको चेक करने के लिए तुमको फिजिकली जाके चेक करना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए तुम्हारा पर्सनल काम नहीं है, जो काम कर रहा है उसको तुमको ध्यान देना है। तो ये देखो कि जो काउंट कर रहा है उसको मैनेजमेंट क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है।
इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, जो काउंट करने को जा रहा है उसको क्या बोला। तुम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद इंस्पेक्ट भी करेंगे कि वो इन्वेंट्री बराबर है कि नहीं, एंड फिर परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। कुछ कुछ चीजों का तुम फिर भी काउंट कर लो, सिर्फ देखना ही नहीं है, हर बार ये कर लो। मेन तुम्हारा पर्पज ये रहेगा कि जो रियल में है वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तुमको अटेंड करके बेसिकली ऊपर की जितनी चीजें अपन ने बोली वो सब चीजें कम देखना है, ऑब्जर्व करना है, कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है, मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन बराबर दिया क्या, ये सब चीजें चेक करो सेल्फ स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू। फिजिकल काउंटिंग के टाइम क्या क्या आप ध्यान रखना है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैसी है, पेरिशेबल है नहीं है, कंडीशन में रखा है कि नहीं, अगर WIP है तो उसका क्या स्टेज पे WIP है, क्योंकि उसके हिसाब से वैल्यूएशन चेंज होगा। अगर इन्वेंट्री के रिलेटेड कुछ मटेरियल स्टेटमेंट है क्या, तो वो चेक कर लो लगेज। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट आर बीइंग इम्पोज सच एज MRN, विन कार्ड्स, कांची वगैरह खड़ा हो कि नहीं, वो सब देख लो। फिर उसके बाद टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग 31 मार्च के आसपास हो रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट अगर। फिर उसके रिलेटेड परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम दैट इज स्टोर्स लेजर कार्ड एंड बिन कार्ड्स, ये देखना। थर्ड पार्टी के पास अगर है तो फिर उसका भी जाके चेक करना पड़ेगा, तो तुम खुद कर सकते हो, किसी और को भिजवा के कर सकते हो। इफ रिक्वायर्ड ऑडिटर एक्सपर्ट ले लो, इसका एग्जांपल दिया था मैंने माइंस का एंड ऑयल रिफाइनरी का, क्योंकि तुम खुद नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, किसी और को दिलवा लो। फिर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 31 मार्च के अगर सेम डेट पे हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर परचेस एंड सेल का तुमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन का। अगर पहले ऑडिट किया है तुमने तो परचेसेस ऐड करो, सेल माइनस करो, बाद में किया है तो फिर परचेसेस माइनस करो, सेल ऐड बैक कर लो। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इनप्रैक्टिकेबल, तुम जा ही नहीं सकते हो, प्रॉब्लम है नेचर और लोकेशन, कोल्ड स्टोरेज है, तुम नहीं जा सकते या लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे कंडीशन के अंदर अल्टरनेट प्रोसीजर है कि नहीं देख लो, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तुमको रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक तो डिस्क्लेमर, नहीं तो क्वालिफाई कर दो रिपोर्ट की स्टॉक तुम चेक नहीं कर पाए। हाँ, उसके बाद अगर सेम डेट पे नहीं होता है, बाद में कोई डेट होता है, तो इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस का चेकिंग कर लेना। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, एक तो थर्ड पार्टी से कॉन्फर्मेशन लो, एंड और तुम खुद जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो, किसी और को जाके इंस्पेक्शन करवा सकते हो। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, लॉ या कोई केस चालू है उसके रिलेटेड कोई प्रोविजन करनी है क्या, ये में तो अपना जो क्लाइंट है उसके ऊपर केसेस चालू है कि नहीं, इसको जानने के लिए तुम मैनेजमेंट को पूछ सकते हो, कोर्ट को जाके, पुलिस स्टेशन को जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो, उनके लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ सकते हो, एक्सपेंसेस P&L में एक्सपेंस अकाउंट चेक कर सकते हो कि उसमें कुछ है क्या, अगर है तो कुछ ना कुछ तो इश्यू है। इफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड और मे एग्जिस्ट, अगर ऐसा कुछ है तो फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन लॉयर से करने की बात रखो। अगर लॉयर को कम्युनिकेशन करना अलाउड नहीं है तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ढूंढ लो, क्योंकि लॉयर क्यों नहीं बताएगा तुमको, सीक्रेसी, उसको भी तो सीक्रेसी मेंटेन करना है। अगर लॉयर को अलाउड है बात करना तो फिर बात नहीं करना, रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास वो ऑडिट एविडेंस बोल के आएगा। सिग्निफिकेंटली रिस्की है या ये देख लो। अगर मैनेजमेंट एंड काउंसिल के अंदर डिसएग्रीमेंट है फिर क्या करो, तुम मैनेजमेंट एंड लॉयर एक्सेप्ट बैठे, फिर उसको बात कर लो और जो कुछ भी है वो क्लियर कर लो और मैनेजमेंट की परमिशन के साथ, क्योंकि फिर उसका सीक्रेसी भी क्लॉज टूट नहीं जाएगा और तुम्हारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन मतलब जैसे 505 इसके अंदर अपन सामने वाले पार्टी से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑडिटर का आएगा थर्ड पार्टी से, एक तो पेपर और इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में। तो पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है एक तो अपन अमाउंट बोलेंगे उसको हाँ बोल के बोलेगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो इन्फॉर्मेशन लिख के देगा। निगेटिव कॉन्फर्मेशन के अंदर वो सिर्फ मैच नहीं होता रहेगा तभी वो रिप्लाई देगा। इसमें एक प्रॉब्लम है कि नॉन रिस्पॉन्सेस का, तो नॉन रिस्पॉन्स फेलियर हो सकता है, अनडिलीवरी हो सकती है, या कोई करके भी रिप्लाई नहीं देता, ऐसा भी होता ही रहता है, बॉयज को ज्यादा एक्सपीरियंस है। नॉन रिस्पॉन्सेस, एक्सेप्शंस,
अभी एक्सेप्शंस में क्या है, अरे वो एकदम नाराज हो गया, टेंशन मत ले। आई एक्सेप्शंस, रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट द डिफरेंसेस। कि क्या होता है कि अपन ने जो मांगा और सामने वाले ने कुछ रिप्लाई दिया, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंसेस आता है तो क्या करना चाहिए, तुमने उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, और ये तुम्हारे मेन सक्सेस है कि जो ऑडिट में ये चीज मिलना। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन डिसाइड करो कि क्या चाहिए, फिर पार्टी जिससे तुमको ये कॉन्फर्मेशन मंगवाना है, रिक्वेस्ट करो कि मेल ड्राफ्ट करो या तो एक लेटर ड्राफ्ट करो, फिर उनको बोलो उस लेटर के अंदर किसी को मत दो, डायरेक्टली मुझे दो, एंड फिर सेंड करो और उनको फॉलो अप लो कि क्या हुआ क्या हुआ। डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म और रिक्वेस्टेड, एक तो उसको पूछ सकते हैं कि क्या बैलेंस है एंड उसके एलिमेंट्स, या फिर पूरा लेजर अकाउंट बैलेंस भी मंगा सकते हैं। एंड दूसरा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स तुमको साइलेंट लगते हैं, तो वो चीज उनसे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे पीवीआर थिएटर का एग्जांपल अगर मुझे देना है, तो वहां पे जो उपरीज होते हैं उनका दो टाइप का रेंट होता है, एक फिक्स रेंट 4,000 3,000 रुपए पर मंथ, प्लस जितना सेल होता है उसका 15% भी। तो ये ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसके वजह से वहां के जो इटरीज है वहां का जो रेट है वो जनरल मार्केट से ज्यादा रहता है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस तुम उनसे कंफर्म कर सकते हो। डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई डिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो बेसिकली जिस चीज में प्रॉब्लम है वो चीज उनसे मंगा सकते हैं, लेआउट बनाना, फिर उनको बोलना कि असर्शन मतलब कौन से एस्पेक्ट्स उनसे कंफर्म करने हैं, वो एस्पेक्ट कंफर्म कर लो। पीरियड हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं, जैसा मैंने बोला था कि 5% वाले कितने, 12.5% वाले कितने, ऐसा। कोई भी मतलब ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईमेल, व्हाट्सएप, और पेपर में तो प्रॉपर लेटर भेज सकते हैं। मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन और कंफर्मेशन ऑब्वियसली लो, बट उनके थ्रू मत भेजो, उनको पूछ के करो, उनके थ्रू मत करो। फिर उसके बाद अपन ने देखिए मैनेजमेंट डिफ्यूजल, अगर मैनेजमेंट डिफ्यूज करती है, ये 2-3 बार आया है और भी 1-2 बार आएगा ऑडिट में, एक आधी चीज को मैनेजमेंट डिफ्यूज करती है तो डायरेक्ट ओपिनियन चेंज मत करो, पहले उनका रीजंस पूछो और रीजनेबलनेस देखो कि उनके रीजन सही में है क्या। अगर है तो फिर उसमें देखो कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ऑडिट में इंपैक्ट करता है क्या। उसके बाद अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर चेक करो कि उन्होंने मना किया है और सही में रीजन सही है और कुछ तरीका है क्या, अगर है तो वो अप्लाई करो। अगर नहीं है और उनके रीजंस तुमको अनरीजनेबल लग रहे हैं और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं है, फिर कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को एंड डायरेक्टली ऑडिट रिपोर्ट चेंज करो। इसका एग्जांपल दिया था, फ्लड्स आए, रिकॉर्ड फायर में जल गया, ऐसा कुछ है, तो उस केस में अपन उनको कॉन्फर्मेशन नहीं मिल सकते। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दैट इज एसए 510, यहाँ पे दो चीजें चेक होती है। जनरली ऐसा लगता है कि तुमको सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना है, ऐसा नहीं, ओपनिंग बैलेंस प्लस पहले के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही कि नहीं वो भी तुमको चेक करना है। ऐसे 510 दो बार अप्लाई हो सकता है, एक तो तुम फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे, मैंने बोला था कि जब भी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे सबसे ज्यादा तुमको सबसे पहले यही ऐसे काम आएगा, क्योंकि तुम्हारे को जो क्लाइंट मिलने वाले हैं वो फर्स्ट टाइम ऑडिटर के रहेंगे, या फिर प्रेडिसेसर ऑडिटर। प्रेडिसेसर ऑडिटर मतलब पहला किसी और ने ऑडिट किया, अभी तुम ऑडिट कर रहे हो, तो तुम्हारा दोनों काम है, अकाउंटिंग बैलेंस भी चेक करना, ओपनिंग बैलेंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज भी। अगर कुछ चेंजेस है तो उसके रीजंस चेक करो और प्रॉपरली अप्लाइड है कि नहीं, जैसा एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी टू एसएलएम हुआ है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ रहता है। ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस के रीजन उनको क्या करना है, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस चेक करो और फ्रॉड फॉरवर्ड प्रॉपरली हुए कि नहीं देखो। प्रायर पीरियड आइटम्स का एडजस्टमेंट, प्रायर पीरियड आइटम का भी एग्जांपल दिया था कि तुमको रिजर्व्स एंड सरप्लस को डेबिट करना पड़ता है, प्रायर पीरियड आइटम्स वो चेक कर लो। अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओपनिंग बैलेंसेस के रिलेटेड कोई प्रॉपर एविडेंसेस ले लो। अगर ओपनिंग बैलेंस में कुछ गड़बड़ मिलती है तो कंटिन्यूली चलती रहेगी, ये ध्यान में रखना, इसलिए तुमको 1 साल में 2 साल का ऑडिट करना पड़ता है। अगर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं मिले तो तुमको पिछले साल का भी ऑडिट करके कंफर्म करना पड़ेगा कि ये इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस है, उसके लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करना है तो कर लो और फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर लो।
कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस, पिछले साल की सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल होनी चाहिए, अगर चेंजेस है तो उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज किया है कि नहीं, नोट्स अकाउंट्स में लिखना, और उसके कुछ भी चेंजेस है, उसका कुछ भी इंपैक्ट है तो इंपैक्ट कम्युनिकेट करना। ऑडिट कंक्लूजन्स ऑन रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस, अगर तुमको ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे तो तुमको डिस्क्लेमर या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा कि भाई मैं चेक नहीं कर पाया। अगर तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है ओपनिंग बैलेंसेस में एंड वो प्रॉपरली पॉलिसीज अकाउंट फॉर नहीं किया, पॉलिसीज चेंज किया, डिस्क्लोज नहीं किया है, उस केस में प्रूफ है कि सामने वाले ने गलत किया है, तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन तुम दे सकते हो। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी कंपनीज एक्ट में अपन ने देखा था, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू ये सब। तो AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कंपनीज एक्ट, AS 18, ऐसे बहुत सारी चीजें जो तुमको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या रिलेटेड पार्टी के बारे में बताएंगे। तो वो जो चीजें है वो सब चीजें तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी। इवन होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग की एसोसिएट, होल्डिंग की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, ये सब रिलेटेड पार्टीज में आते हैं। नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अगर नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे या जनरल प्राइस, जनरल लोगों के प्राइस पे वैल्यू होता है तो उसमें रिस्क नहीं है। अगर वो डिस्काउंटेड में होता है तो फिर प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैंने एक जॉर्ज सोरोस का नाम लिया था कि इंटरनल रिलेटेड पार्टीज का कैसा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन किया जाता है। एक कंपनी, उसके 4-5 कंपनीज, वो 4-5 कंपनी और 4-5 कंपनीज ओपन करेंगे और फिर तुमको ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस 101% रिस्की है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, कि अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है क्या, जैसे कि AS 18 कंपनीज एक्ट ये बोलते हैं कि उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर नहीं है आर्म्स लेंथ प्राइस पे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। ये सब चीजें फॉलो हो रही है कि देखो, अगर एंटिटी हैज फेल्ड कि रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग देम, तो ऑडिटर का काम है कि उसके रिलेटेड SAAE लेना और स्टिल देखना कि गलत होने के बाद भी एंड फिर ये पूरा क्या प्रेजेंटेशन गलती से मिसलीडिंग तो नहीं हो रहा है ना। इसका एग्जांपल बोला था मैंने MPBF के लिए, फिक्स सेल बताना कि जितना सेल होता है उसका 20% ही तुम लोन ले सकते हो, तो उन्होंने फिक्स सेल करके लोन का अमाउंट बढ़ा के लिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है क्या, चेक करो। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो इजिली फ्रॉड कमिट हो सकता है, तो ये ऑडिटर का काम है चेक करना। पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, तो बेसिकली अपने पास टाइम की कमी है, पावर की कमी है, सोर्सेस की कमी है, तो उसकी वजह से हो सकता है। इवन मैनेजमेंट इज अनदर ऑफ रिलेटेड पार्टीज, जैसे कि एग्जांपल देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भाई बहन कौन है अपने को कैसे पता, उनका क्या बिजनेस नेम है अपने को नहीं पता, तो ऑडिटर को कैसे समझेगा। कोई कोलिजन अबिटमेंट हुआ है, कंसीलमेंट हुआ है, मैनिपुलेट हुआ है, ये सब चेकिंग करना अपना काम है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखना, दैट इज क्वेश्चनिंग माइंड, तुम्हारा ये काम है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है कि एग्जामिन वेरीफाई करो कि असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो रियल में है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या, और कोई मटेरियल आइटम ओमिटेड नहीं है। ऑडिटर को देखने के कोई एसेट अंडर या ओवर वैल्यू तो नहीं है ना, कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया तो नहीं गया। अगर खाली एसेट के ऊपर चार्ज है तो वो डिस्क्लोज है कि नहीं, लायबिलिटीज कोई है और ओमिटेड की, जैसे कि कोई केस है और उसका प्रोविजन नहीं बनाया गया, फाइन एंड पेनल्टीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड तो नहीं किया, ये देखो। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलोड है कि नहीं, और जो भी एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए, तुम्हारा काम। ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560, ऐसे 560 क्या बताता है कि दो टाइप के इवेंट, 31 मार्च से ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद। ऑडिट साइन होने तक जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें दो टाइप होते हैं, तो डिस्क्लोजर या फिर एडजस्टमेंट। डिस्क्लोजर अगर बाद में इवेंट हुआ और छोटा है डिस्क्लोज, बाद में इवेंट हुआ बड़ा है एडजस्ट। इवेंट वाज प्रेजेंट एज ऑन 31 मार्च एंड वाज कंटिन्यूइंग, फिर वो एडजस्ट होगा।
तो ये सब चीजें करने के पहले तुम मैनेजमेंट को पूछो तुम्हारी क्या प्रोसीजर है, तुमने किस तरीके से ढूंढा, मैनेजमेंट को इंक्वायर कर सकते, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ सकते, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते, और तुमको इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट समझ में आ जाएंगे। तो फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना तुम्हारा काम है। अगर एक आधी चीज तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद तुमको समझी, तो रिपोर्ट साइन होने के पहले अगर समझे रहती तो तुमने चेंज किया रहता क्या, तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं है। स्टिल तुमने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने को बोलना, इंक्वायर करना, इंक्वायर करने के बाद अगर मैनेजमेंट चेंज करती है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट भी अलग आएगा, ड्यूअल ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, शेयर होल्डर रिपोर्ट, और वो चले जाएंगे। अगर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद समझा, स्टिल तुम्हारे पास एप्लीकेशन नहीं है, तुमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करने को मांग करना, और उसको किस तरीके से करना, एक लॉयर को कांटेक्ट करो एंड टेक अ लीगल ओपिनियन एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। ये तुम्हारा काम था। ऑडिटर ऑन गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब फोर्सेबल फ्यूचर तक कंपनी चलेगी क्या, ये चेक करो। अगर फोर्सेबल फ्यूचर है तो कैरिंग ऑन वैल्यू पे चलेगा, अदरवाइज एनआरवी वैल्यू पे होगा। प्रॉपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस तुम जमा करो कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल किए हैं, सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंसेस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं मिले या दे रहे नहीं है, नहीं दे रहे तो रीजंस पूछो प्रॉपरली, उसको प्रॉपर एक्शन लो। अगर नहीं दे रहे तो उसका रीजन पूछो, रीजन सेटिस्फैक्टरी तो ओके, नहीं है तो रिपोर्ट चेंज। गोइंग कंसर्न अजम्पशन के रिलेटेड तुमको प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस जमा करने पड़ेंगे और ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से अपन फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ऑडिट रिपोर्ट देना इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी और भी आगे अच्छा काम करेगी। कुछ इंडिकेटर्स है जो तुमको मॉड्यूल में मिलेंगे, तो तुमको इंडिकेटर्स पढ़ने हैं कि ऑपरेशनल इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या गवर्नमेंट एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, जिसके थ्रू तुमको समझ में आ जाए कि कंपनी आगे चलने नहीं वाली है। तो वो तुमको ध्यान देना है ऑडिट के टाइम पे, और उस हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। ओके।